वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। देखिए, जब यूपी पीसीएस की टेस्ट सीरीज़ हमने अभी हाल ही में जो स्टार्ट की थी, तो उसमें हमने 6 क्लास की हिस्ट्री जो है उसमें हम कवर कर रहे थे। तो उसमें हमने कुछ ये टॉपिक कवर किए थे: वैदिक संस्कृति, साहित्य और 16 महाजनपद, सिंधु घाटी सभ्यता, इतिहास के प्रमुख स्रोत, पुरातात्विक, साहित्यिक और विदेशी विवरण, धार्मिक क्रांति, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, प्रागैतिहासिक काल, भारत के प्रमुख साहित्यिक संस्थान, भारतीय साहित्य तथा प्राचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी, प्रमुख भारतीय भाषाएं और भारत में धर्म, युद्ध कला और परंपरागत खेल, नाटक, रंगमंच, सिनेमा, हस्तशिल्प तथा भारतीय संगीत और भारतीय चित्रकलाएं तथा भारतीय नृत्य कला। अब हम इसी के आगे से उस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और बीच बीच में करंट अफेयर्स के टेस्ट जो है पीसीएस के लिए प्रोवाइड होंगे। मिक्स टेस्ट भी बीच बीच में आएगा, लेकिन ये सीरीज़ हम कंप्लीट करेंगे। तो 6 क्लास की, फिर 7th क्लास की, फिर 11th 12th, इस तरह से जो है कवर करेंगे, फिर दूसरा सब्जेक्ट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। और ये टेस्ट सीरीज़ की आप फुल टेस्ट पीडीएफ सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो 599 की। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। तो ये टेस्ट नंबर हो जाएगा 29। 28 टेस्ट अभी तक कंप्लीट हो गए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्योंकि उसकी प्लेलिस्ट बना रखी है। तो 6 क्लास की एनसीईआरटी है हिस्ट्री की, और टॉपिक का नाम क्या है, क्या बताती हैं हमें किताबें और कवरें। तो क्वेश्चन नंबर 1 है। कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे होंगे जो पहले भी हमने सीरीज में करा रखे हैं, लेकिन पढ़ना पड़ेगा उनको, क्योंकि हम एक तरफ से चल रहे हैं सीक्वेंस वाइज। तो वेद संख्या में 4 हैं। इनमें सबसे प्राचीन वेद निम्नलिखित में से कौन सा? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? बताइए। वेद संख्या में 4 हैं और सबसे प्राचीन वेद का नाम क्या है? ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर ए। देखिए, वेद संख्या में 4 हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनमें सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग 3500 वर्ष पहले हुई। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें सूक्त कहा गया है। सूक्त का मतलब अच्छी तरह से बोला गया होता है। ये सूक्त विभिन्न देवी देवताओं की स्तुतियों में रचे गए हैं। इनमें 3 देवता बहुत ही महत्वपूर्ण हैं: अग्नि देवता, इंद्र देवता और सोम देवता। अग्नि आग का देवता, इंद्र युद्ध का देवता, सोम वनस्पतियों के अधिपति हैं। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। ये मैच वैच करने के लिए पूछ लेता है कि युद्ध का देवता कौन है, इंद्र, अग्नि का देवता कौन है, वनस्पतियों का देवता कौन है। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं यूपी पीसीएस की। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। ऋग्वेद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, यानी असत्य है? 4 है यहाँ पर, 4 में से 3 करेक्ट होंगे और 1 होगा इनकरेक्ट। उसी को ढूंढना है। देखिए, ऋग्वेद में सभी सूक्तों की रचना पुरुषों द्वारा की गई थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक् संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। ऋग्वेद का उच्चारण और श्रवण किया जाता था, न कि इन्हें पढ़ा जाता था। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की थी, वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे। ऋग्वेद के संदर्भ में इसमें जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो पहला वाला ही है, ठीक है। यानी ये गलत है और यही आंसर होगा। बाकी तीनों के तीनों करेक्ट हैं, तो ए है इसका आंसर। देखिए, वैदिक प्रार्थनाओं की रचना जो है वो ऋषियों द्वारा की गई थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे, किंतु कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, वही आंसर हो गया। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की थी, वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे, तो चौथा वाला करेक्ट हो गया। ऋग्वेद की जो भाषा है वो प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। ये संस्कृत वर्तमान में स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली संस्कृत से थोड़ी भिन्न है, अलग है। और ऋग्वेद का उच्चारण और श्रवण किया जाता था, ना कि इन्हें पढ़ा जाता था। रचना जो है कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। रचना के कई सदियों के बाद इसे पहली बार लिखा गया, और इसे छापने का काम तो लगभग 200 वर्ष पूर्व ही हुआ। नंबर 3 पर आ जाइए। आर्य लोग अपने विरोधियों को निम्नलिखित विकल्पों में से क्या कहते थे? दस्यु, अरि, विरोधी, शत्रु। आर्य लोग अपने विरोधियों को कहते थे दस्यु। दस्यु यानी दास।
तो ए है इसका आंसर। देखिए, आर्य लोग अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे, और दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे, शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास शब्द का मतलब गुलाम हो गया, ठीक है, स्लेव, और स्त्रीलिंग होगा दास का दासी। उन्हें उनके मालिक की संपत्ति माना जाता था। दासों को, जिनके वह दास होते थे, तो उनकी संपत्ति उनको माना जाता था। जो काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था। आगे फॉर एग्जाम्पल, कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का दास था या गुलाम था। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख सबसे कम हुआ है, पूछ रहा है प्रश्न। सरस्वती, सिंधु, गंगा, यमुना, व्यास। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। देखिए, सरस्वती नदी का तो उल्लेख हुआ है, सिंधु नदी का हुआ है, व्यास नदी का हुआ है, सबसे कम उल्लेख हुआ है गंगा और यमुना का। तो तीसरा और चौथा केवल सी है इसका आंसर। देखिए, ऋग्वेद में सरस्वती नदी, सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों जैसे कि व्यास, सतलज और अन्य का वर्णन कई बार हुआ है, परंतु गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक ही बार हुआ, यानी सबसे कम। ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु नदी, और सर्वाधिक पवित्र नदी है सरस्वती नदी। ये अलग से प्रश्न हो सकता है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सूची 1 में भाषा, सूची 2 में है भाषा का परिवार। संस्कृत भाषा, मलयालम भाषा, मध्य भारत की भाषा, पूर्वोत्तर क्षेत्रों की भाषा। मिलान कर दीजिए। भारोपीय भाषा परिवार यानी भारत यूरोपीय भाषा परिवार, तिब्बत बर्मा भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार। ये नीचे कूट है। 1 2 3 4 वाला भी ऑप्शन है, और 4 ऑप्शन ज़्यादा है, पहले का चौथा होने की संभावना सर्वाधिक हो सकती है। तो संस्कृत जो है वो भारोपीय भाषा परिवार से है, यानी भारत यूरोपीय भाषा परिवार से, तो ए का हो गया 4। पूर्वोत्तर क्षेत्रों की भाषा हो जाएगी यहाँ पर तिब्बत बर्मा भाषा परिवार से। मलयालम हो गई द्रविड़ भाषा परिवार से, और मध्य भारत की भाषा हो गई ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से। तो ए का हो गया 4 और बी का हो गया 3, सी का हो गया 2 और डी का हो गया 1। तो किस में है ये? सी का 4, बी का 2, सी का 4, बी का 3 और सी का 2 और डी का 1। तो बी हो गया इसका आंसर। देखिए, संस्कृत भाषा जो है वो भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं जैसे कि असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी, और एशियाई भाषाएं जैसे कि फारसी, यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे कि अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतावली, स्पेनिश आदि इस परिवार से जुड़ी हैं। किस परिवार से? भारोपीय भाषा परिवार से, यानी भारत यूरोपीय भाषा परिवार से। इन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के तौर पर मात्र संस्कृत का, माँ हिंदी, मदर अंग्रेजी। भारतीय उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवार की भाषाएं भी बोली जाती हैं। पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत भाषा परिवार की भाषा बोली जाती है। तिब्बत बर्मा भाषा परिवार की भाषा बोली जाती है। तमिल की बात करें, तेलुगु की बात करें, कन्नड़ की बात करें, मलयालम की बात करें, तो ये द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं, द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं। जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोले जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हैं। तो ए का हो गया 4 और बी का हो गया 3, सी का हो गया 2 और डी का हो गया 1। यही था ना ऑप्शन नंबर बी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 से 2 स्टेटमेंट वाला प्रश्न है। ऋग्वेद काल में काम के आधार पर वर्गीकृत 2 समूहों पुरोहित व राजा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, ऋग्वेदिक काल के राजा की बात हो रही है, पुरोहित और राजा। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। राजा महलों में रहते थे और शासन के लिए कर वसूलते थे। क्या ऋग्वैदिक काल का राजा महलों में रहता था और शासन के लिए कर वसूलता था? गलत है स्टेटमेंट, पहला वाला करेक्ट है केवल, और करेक्ट ही बताना है, तो बी तो इनकरेक्ट हो गया, ए है इसका आंसर।
देखिए, पुरोहित को ही कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था। ये यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। ऋग्वेद काल के राजा ना तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे, ना इनके पास सेना थी, ना ही ये कर वसूलते थे। तो गलत हो गया दूसरा वाला स्टेटमेंट। यही नहीं, राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने ही आप शासक नहीं बन जाता था, क्योंकि राजा एक प्रकार का सरदार था और उसकी शक्तियां सीमित थी। आभास होता है कि कबीले की आम सभा, जो समिति कहलाती थी, अपने राजा को चुनती थी। तो गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं यूपीपीसीएस की। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा या से शब्द या नाम ऋग्वेद में मिलता है या मिलते हैं? पुरुजन या विष, भरतजन या विष, यदुजन या विष। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। ऋग्वेद में कौन कौन से नाम या शब्द ये मिलते हैं? पुरुजन या विष, भरतजन या विष, यदुजन या विष। तीनों के तीनों मिलते हैं। डी है इसका आंसर 1 2 3। देखिए, ऋग्वेद काल में जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों जन और वैश्य का प्रयोग होता था। वैश्य शब्द जो है वो विश्व से ही निकला है। ऋग्वेद में विश्व और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरुजन या विश्व, भरतजन या विश्व, यदुजन या विश्व जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। तो तीनों है डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। कब्र बनाने के लिए बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग क्या कहलाया? पुरापाषाण, पाषाण, महापाषाण। इनमें से कोई नहीं। कब्र बनाने के लिए बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग कहलाया महापाषाण। ठीक है, पाषाण यानी पत्थर, महा यानी बड़ा। सी। देखिए, कब्र बनाने के लिए बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग ही महापाषाण कहलाया। महा यानी बड़ा, पाषाण यानी पत्थर। ये शिलाखंड दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े अच्छे ढंग से लगाए गए थे। महापाषाण कब्रें जो हैं बनाने की प्रथा लगभग 3000 वर्ष पहले शुरू हुई। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं। इस तरह के महापाषाणिक कब्रों को ताबूत समाधान या शिष्ट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा से चिन्ह जमीन के भीतर की महापाषाणिक कब्रों को दर्शाते हैं? गोलाकार सजाए हुए पत्थर, अकेला खड़ा हुआ पत्थर, पत्थर के बड़े चबूतरे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। ठीक है, अकेला खड़ा पत्थर, तो इसका मतलब क्या है? नीचे जो है कोई दफन है, तो बी करेक्ट है। गोलाकार सजाए हुए पत्थर, ये भी है। पत्थरों के बड़े चबूतरे जमीन के भीतर महापाषाणिक कब्रों को नहीं दर्शाता है, तो थर्ड को एलिमिनेट कर दीजिए। केवल 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा बी। देखिए, कभी गोलाकार सजाए हुए पत्थर, कभी अकेला खड़ा हुआ पत्थर ही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के भीतर की कब्रों को दर्शाते हैं। मूवी में भी देखा होगा आपने। 10वां प्रश्न है, सभी महापाषाणिक कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। इन्हें निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? इन्हें किन्हें? जिन बर्तनों को वहां दफनाया जाता था उन्हें बताइए। हरे नीले मिट्टी के बर्तन, सुनहरे मिट्टी के बर्तन, भूरे चित्रित मिट्टी के बर्तन, काले लाल मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के बर्तनों को मृदु भांड भी कहा गया है, तो मृदु भांड के नाम से भी आ सकता है। सभी महापाषाणिक कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। इन बर्तनों को काले लाल मिट्टी के बर्तन कहा जाता है। ए है इसका आंसर। देखिए, इन कब्रों में सामान्यतः काले लाल मिट्टी के बर्तनों को मृतकों के साथ दफनाया जाता था, और यह एक ऐसी समानता है जो लगभग सभी महापाषाणिक कब्रों में मिलती है। इनके साथ ही विभिन्न कब्रों में लोहे के औजार, हथियार, घोड़े के कंकाल, सामान, पत्थर और सोने के गहने भी प्राप्त हुए हैं। तो अलग से प्रश्न ये पूछा जा सकता है, महापाषाणिक कब्रों में मृतकों के साथ क्या क्या प्राप्त हुआ है? तो लोहे के औजार, हथियार, घोड़े के कंकाल, पत्थर, सामान, सोने के गहने।
क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। महापाषाणिक कब्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, यानी सही नहीं है, असत्य है। महापाषाणिक कब्रों से प्राप्त चीजें दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में विभिन्नता को दर्शाती हैं। ठीक है, किसी के साथ मान लीजिए पत्थर के औजार मिल गए, किसी के साथ सोने के गहने मिल गए, तो विभिन्नता बताता है ना, आर्थिक स्थिति बताता है। देखिए, कुछ महापाषाणिक कब्रों से एक ही परिवार के कई लोगों के कंकाल मिले हैं। और तीसरा है, कब्रों पर गोलाकार चट्टानें या खड़ी चट्टानें रखकर चिन्ह बनाए जाते थे ताकि लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकें। कब्रों में दोबारा जाने के लिए रास्ता होता था, एक रास्ता होता था जिसे डेथ होल के नाम से जाना जाता था। देखिए, कब्रों में दोबारा आने के लिए बिल्कुल रास्ता होता था जिसे डेथ होल के नाम से नहीं जाना जाता था। ये गलत है, क्योंकि पहला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, तीसरा करेक्ट है। इस तरह के प्रश्न यूपीएससी सिविल सेवा करती है, थोड़ा डीप जाकर। ठीक है, तो डी यहाँ पर इनकरेक्ट है। यूपीएससी बहुत पूछती है इस तरह के प्रश्नों को। स्टेट पीसीएस में उतना टफ नहीं रहता, लेकिन अपने को सिलेबस कंप्लीट करना है, इसलिए रखना पड़ेगा प्रश्न को। चलिए, तो डी वाला स्टेटमेंट यहाँ पर सही नहीं है। डेथ होल नहीं, उसको बोलते थे पोर्ट होल। ठीक है, पोर्ट होल। चलिए, इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, ब्रह्मगिरी में एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए, जबकि दूसरे कंकालों के पास कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए। तो इससे क्या साबित हुआ? उन दोनों व्यक्ति की सामाजिक स्थिति में विभिन्नता हो गई ना। कुछ कब्रों में एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को परिवार के सदस्य की पहले से बनी कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। कब्रों को पहचानने के लिए उस पर गोलाकार या खड़े पत्थर के चिन्ह बनाए जाते थे। कब्र के भीतर प्रवेश करने के लिए एक बड़ा रास्ता यानी बड़ा सुराग होता था, जिसे पोर्ट होल कहा जाता था, ना कि डेथ होल। ठीक है, किसी कम डरावनी हॉरर मूवी की स्क्रिप्ट जैसा लग रहा है पॉइंट। तो डेथ होल नहीं, पोर्ट होल कहा जाता था, इसलिए गलत है डी वाला स्टेटमेंट, वही आंसर अपना। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। इनाम गांव एक आरंभिक गांव था जहां 3600 से 2700 वर्ष पहले लोग रहते थे। आपको बताना है कि इनाम गांव निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? भीमा, घोड़, सीना, नीरा। इनाम गांव स्थित है भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे। बी है इसका आंसर। इनाम गांव भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है और इस जगह पर 3600 से 2700 वर्ष पहले लोग रहते थे। यहाँ से प्राप्त कब्रों से अनेक जानकारियाँ मिलती हैं। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः सीधा लिटाकर दफनाया जाता था तथा उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के भीतर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिसमें शायद ज़्यादा खाना और पानी हो दफनाए गए सबके पास रखे जाते थे। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? और अंतिम प्रश्न है ये इस टॉपिक का। चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित है। सी है इसका आंसर, चरक की है। देखिए, आज से लगभग 2000 वर्ष पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं, जो आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई थी। तो क्या बताती हैं हमें कब्रें? इस टॉपिक से जो है 13 प्रश्न बने। ठीक है, किसी टॉपिक से 10 प्रश्न बनेंगे, किसी टॉपिक से 15 प्रश्न बनेंगे, किसी से 17 बनेंगे। कोई फिक्स नहीं है कि केवल 20 क्वेश्चन की ये सीरीज आएगी। तो 13 ये इंपॉर्टेंट प्रश्न इस टॉपिक से बनते हैं। नेक्स्ट टेस्ट में नेक्स्ट टॉपिक, तो इन सब की आप प्रैक्टिस करते चलिएगा। फुल टेस्ट PDF सीरीज़ आप प्राप्त कर सकते हो, या नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। ठीक है, इसी तरह से हम सारे सब्जेक्ट को कवर करेंगे और बीच बीच में करंट अफेयर्स और मिक्स टेस्ट भी आते रहेंगे। धन्यवाद।